Hi, I am Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम सीटेट के एक नए सेगमेंट के साथ आपके बीच मौजूद हैं। उस रोज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2 जनवरी 2022 का क्वेश्चन हमने किया था। आज हम 2 जनवरी को एग्जाम नहीं हुआ था और 1 जनवरी का सेशन हमने देखा था। आज हम 3 जनवरी 2022 के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 30। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समकालीन विचारधारा। समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। समकालीन विचारधारा, कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव। समकालीन का अर्थ समझ लीजिए। समकालीन 2 शब्दों से बना है, समझ और कालीन। अर्थात आप जिस उम्र में हैं, जिस वक्त आप हैं, उस वक्त के, उस उम्र के समय के जो भी लोग होंगे वो समकालीन होंगे। जो भी आइडियाज होंगे, जो भी थॉट्स होंगे वो आपके कंटेम्पोररी थॉट्स होंगे। अर्थात आपके उम्र में, आपके एज के समय के थॉट्स या लोग समकालीन कहलाते हैं। तो निश्चित तौर पे अलग अलग समय के समकालीन लोग अलग अलग होते हैं। अभी की बात करी जाए तो अभी की जो सोच प्रेजेंट में मौजूद है वो आपके लिए समकालीन है। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है। सभी बच्चों के लिए एक समान है। विकास की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज इक्वल फॉर ऑल स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। नहीं, ये गलत है। एक समान नहीं हो सकती विकास की प्रक्रिया। किसी का ज्यादा, किसी का कम हो सकता है किसी एज में। और बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। हर कोई प्राप्त कर लेगा ये जरूरी नहीं है, यह विकल्प गलत है। दूसरा है बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। मल्टी डायरेक्शनल, सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कंटेक्स्ट। यह सही है कि बच्चों का जो विकास होता है वह बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सबका सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश या एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वो मल्टी डायरेक्शनल होगा, मल्टीवेज होगा। यह सही है। तीसरा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। दोनों बातें गलत है। हम सटीकता से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, यह सही है, लेकिन पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं। प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मसलन कि बच्चा कैसा होगा कुछ हद तक हम बतला सकते हैं। उसका रंग कैसा होगा, रूप होगा कैसा होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी। विकास सभी के लिए एक दिशात्मक नहीं होता है, यह मल्टी डायरेक्शनल होता है, अलग अलग दिशा में होता है। यह भी गलत है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा, नहीं, यह भी गलत है। मैंने पहले भी कहा है कि विकास 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक अनुवांशिकी पर, हेरिडिटी, और दूसरा परिवेश या एनवायरमेंट पर। तो यह विकल्प भी आपका गलत हुआ। तो फाइनली आपका उत्तर है 1 का 2। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, मोटर स्किल, गामक कौशल, गतिकी कौशल, स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होना चाहिए था, स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। देखिए कहां शुरू होगा, शरीर के मध्य से आरंभ होगा और शरीर के सिरों की ओर। स्पाइरल नहीं, स्पेसिफिसिटी नहीं, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल है। देखिए अधोगामी, अधोगामी है कि नियर टू फार होगा, नियर टू फार, निकट से दूर। यह होगा निकट से दूर, अर्थात बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होगा
और धीरे धीरे सेंटर से दूर के अंगों का नियंत्रण और विकास होगा। जबकि शीर्षगामी या सेफेलोकॉर्डल ये होगा कि सिर से शुरू होगा और धीरे धीरे पैर की ओर विकास होगा, फ्रॉम हेड टू टो होगा या लेग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अधोगामी। इसमें एक चीज और आप गौर करेंगे, कह रहा है कि गामक कौशल। देखिए, दो तरह के गामक कौशल होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। हिंदी वालों, माइक्रो को हम सूक्ष्म बोलते हैं और मैक्रो को बड़ा कह सकते हैं या स्थूल कह सकते हैं। इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो सीटेट ने प्रयोग किया है स्थूल। तो एक सूक्ष्म गति होता है और एक स्थूल गति होता है। स्थूल यानी बड़े गति को कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले स्थूल गति का प्रयोग करते हैं, जैसे दोनों हाथ का प्रयोग करते हैं या फिर चलने का प्रयोग करते हैं। दोनों हाथ के प्रयोग के बाद हम उंगलियों के प्रयोग पर आते हैं, अर्थात पहले दोनों हाथ से बॉल पकड़ेंगे, फिर उंगलियों का प्रयोग करके हम लट्टू नचा सकते हैं या कलम के इस्तेमाल से लिख सकते हैं। और ये दोनों चीजें अर्थात छोटे गति से लेकर के बड़े गति की ओर, मैक्रो मोटर से माइक्रो मोटर की ओर या स्थूल गति से सूक्ष्म गति की ओर या मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर, ये सारी बातें आती है अधोगामी में अर्थात प्रॉक्सिमोडिस्टल में। इसको याद रखेंगे। और सिर से पैर में होगा कि हम सिर से विकास शुरू करेंगे और पैर तक आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस वर्ड को समझिए, कल्पनाशीलता वाला खेल। कल्पनाशीलता वाला खेल, कल्पनाशीलता एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले? आप पियाजे के थ्योरी में एक चीज को याद रखिए कि बच्चा जो है इमेज फॉर्मेशन करता है, अर्थात प्रतिमूर्ति निर्माण करता है। प्रतिमूर्ति निर्माण यह जो होता है आपका, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है और उसका जो पीरियड होता है 2 to 7 ईयर्स। अब है शैशवावस्था। नॉर्मली इसको आप जब इस तरह के ऑप्शंस हो, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को इसने 2 फेज में बांट दिया है। आप तीसरे फेज को भी मान करके चलिए कि मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था भी होगा ही होगा। शैशवा बाल्यावस्था आप 0 से 2 को मानिए, यदि ऑप्शन इस तरह से होंगे। और नॉर्मली पूछा जाए तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक हो जाएगा शैशवावस्था, और 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक हो जाएगा बाल्यावस्था, और पुनः 13 से 18 वर्ष तक हो जाएगा किशोरावस्था। लेकिन आपके विकल्प बता रहे हैं कि शैशवावस्था 0 से 2 होगा और पूरा का पूरा जो बाल्यावस्था होगा, पूरा बाल्यावस्था मैं कह दूं तो ये 2 से 12 वर्ष हो जाएगा, 2 से 12। अब इसमें 3 फेजेज होंगे, आपको बांटने होंगे। जो आपका प्रारंभिक चलेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये चलेगा आपका 2 से 6 वर्ष तक, और ये चलेगा 6 से या 7 से 12 वर्ष तक। अब इसी में निकालेंगे मध्य, इसको आप समझ लीजिए मध्य, और इसको उत्तर यानी पोस्ट चाइल्डहुड। ये आपका आ जाएगा मोटा मोटी, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये 5 से 7 आ जाएगा। ये 5 से 7 जो होगा मध्य होगा। तो अब प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 5 से 7 वर्ष, कहीं 8 तक आप जा सकते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 या 7 से 12 तक आएगा। इस चीज को जरूर याद रखेंगे। अब है कि कल्पनाशीलता वाला खेल, इसका मतलब है कि बच्चा मन ही मन इमेजिन करना शुरू कर देता है, इमेज फॉर्मेट करना शुरू कर देता है, कि किसी चीज को रिलेट कर देता है किसी से।
जैसे चंदा को समझ लेता है कि मामा है, गुड़िया को, डॉल को, गुड्डा गुड्डी को अपना भाई बहन समझ लेता है। ये इमेज फॉर्मेशन जो होता है पियाजे के हिसाब से 2 से 7 वर्ष में होता है, और 2 से 7 और किस में आ रहा है, तो मोटा मोटी प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसी तरह से आप लॉजिक देना शुरू करें बेस बना करके, तो निश्चित तौर पे आपके आंसर आसानी से निकाले जा सकेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था है। देखिए सामाजिकरण में 2 इकाई होती है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक में परिवार याद रखिए या परिवार के सदस्य याद रखिए, और इससे बाहर जो भी मिले बाहर सब क्या हो जाएगा ना, द्वितीयक होगा। तो परिवार ये प्राइमरी होगा, मीडिया द्वितीयक होगा, धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक होगा। इससे भी कुछ ना कुछ हम सीखते हैं विद्यालय में। तो 2 3 4, 2 3 4 इसमें नहीं है, 2 3 4 इसमें भी नहीं है, 2 3 4 इसमें है, ये आंसर हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। देखिए वह तुलना करना सीख रही है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप सोल्व मत करिए, आप लॉजिक देखिए। तुलना, कंपैरिजन कर ले रही है, ठीक है, और तुलना करके वह एक निष्कर्ष निकाल रही है कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है। इस चीज को आप देख लीजिए। तो निश्चित तौर पे क्रमबद्धता, सेरिएटेशन, क्रमबद्धता का यहां पर सवाल नहीं है, क्योंकि 3 में से 1 का निष्कर्ष निकल रहा है। संरक्षण क्या होता है कि संरक्षण होता है आपने कोई क्वालिटी सीखी है, कोई संक्रिया सीखी है, और उसको आप लंबे समय तक के लिए बरकरार रख पा रहे हैं, ये चीजें। अब है सकर्मक अनुमान, अनुमान ही तो लगाया जा रहा है यहाँ पे एक प्रिडिक्शन हो रहा है, क्योंकि क जो है, क पेंसिल ख से बड़ी है और ख पेंसिल ग से बड़ी है। क बड़ी है ख से, क बड़ी है ख से, क पेंसिल ख से बड़ी है, ख पेंसिल ग से बड़ी है, ग से बड़ी है, तो क ग से बड़ी होगी, तो क ग से बड़ी होगी। निश्चित तौर पे वो क्या कर रही है ना, अनुमान लगा रही है। परिकल्पनात्मक आधारित निगमन तर्क, ये नहीं हो रहा है। संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से यह जो क्वालिटी है, यह अनुमान की क्वालिटी है। हालांकि इसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है, तुलना हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है। वर्गीकरण के लिए संरक्षण भी जरूरी है, वर्गीकरण होगा तो क्रमबद्धता भी होगा। बट इस प्रश्न में जो निष्कर्ष निकल रहा है, उसके हिसाब से वह अनुमान लगा रही है, तुलना के बेसिस पे, कंपैरिजन के बेसिस पे। इसका आंसर हो जाएगा 3। और ये जो डिडक्शन रीजनिंग है, जिसको हाइपोथेसिस रीजनिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा ये चौथी अवस्था में, अर्थात औपचारिक मूर्त अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और ये तीनों जो है, ये तीनों ये 3rd फेज में आ जाएंगे, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में कौन से क्या कर पाने की योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रेन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ, क्या कर लेता है, मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से मूर्त आ गया ना, 7 से 11 हो जाएगा मूर्त। रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल वह उसमें पलटावी गुण आ जाता है, 2 जोड़ 4 और 4 जोड़ 2 कर देगा। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपका आता है चौथे फेज में, जिसको आप कह सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त चिंतन, वस्तु को बिना देखे चिंतन करना, ये भी आ जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में।
और ये प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, ये जो होता है ना प्रोपोर्शनल रीजनिंग, यह भी आपकी चौथी अवस्था में होता है, याद रखिएगा। ये तीनों, इसमें भी बच्चा किसी एक हिस्से के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से अपसारी चिंतन करता है। ये तीनों आपके ये चौथे स्टेज में, और यह आएगा आपका तीसरे स्टेज में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में क्या कर पाने के योग्य हो जाता है बच्चा? प्रतिवर्तन या पलटावी गुण या रिवर्सिबिलिटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण है, उत्तर पारंपरिक है, पूर्व पारंपरिक है, अपारंपरिक चरण ऐसा कुछ भी नहीं है। कोहल वर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कन्वेंशनल बिल्कुल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल नहीं है, यह आपका आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। एक अध्यापिका अपने कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए, लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी है, इसमें समाज, संस्कृति और भाषा 3 शब्द पर जरूर याद रखेंगे। समाज, संस्कृति और भाषा, 3 शब्द को आप बेस बना के चलें जब भी चर्चा होगी लेव वाइगोत्स्की की। तो शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे इनमें से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? निगेटिव क्वेश्चन है, क्या नहीं करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी अवॉइड? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी अवॉइड? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये बिल्कुल ठीक है कि जब वो डिजाइन करेगी सोशल कंटेक्स्ट के बेसिस पे, उसका जो लर्निंग स्ट्रक्चर हो, उसका जो टीचिंग स्ट्रक्चर हो, सोशल बेस्ड हो, ये अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए। पियाजे ने वाइगोत्स्की ने इन्हीं 3 शब्दों पर जोर दिया है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम प्रयास, लर्निंग एफर्ट, क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, बिल्कुल हम ये करना ही होगा कि बच्चे अधिगम को कैसे सीख रहे हैं, उसका हम एनालिसिस करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे और बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्विंग करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। पॉजिटिव क्वेश्चन में मानकीकृत जहां भी होगा वो निगेटिव एफर्ट देगा। हम स्टैंडर्ड वर्ड का यूज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड असेसमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग IQ या EQ के होते हैं, इसलिए इस शब्द को आप निगेटिव वर्ड मान करके चलिए। जहां भी देखिए पढ़ करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ये गलत होगा। मानकीकृत का मतलब हो जाएगा कि एक कोई तौर तरीका आकलन का या पढ़ने पढ़ाने का जो सबके लिए एक समान रूप से लागू हो, इसको मानकीकृत कहते हैं। या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या जो भी आप यूज कर रहे हैं उस वर्ड को वैसे लगा लीजिए, वो हो जाएगा। तो जो भी स्टैंडर्ड पैमाना होगा, मानक पैमाना होगा, वह सब बच्चों के लिए समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। और चूंकि बच्चे समान रूप से होते नहीं है IQ EQ बेसिस, इसलिए वो चीजें प्रभावी नहीं होंगी। आवश्यकता के अनुसार पार के प्रयोग करना, हाँ, जो स्कैफोल्डिंग होता है, स्कैफोल्डिंग हमने एक दिन चर्चा करी थी फर्स्ट में। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? बच्चों को दी जाने वाली आरंभिक और अस्थायी मदद होती है। कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसे मदद की आवश्यकता है, आप उसे मदद दें, और वह टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। कुछ दिन के बाद बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आपकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उसको हम मदद करेंगे या स्कैफोल्डिंग देंगे। तो आपके जो आंसर होने चाहिए, किसे बचना चाहिए? तो मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अधिगम में इससे बचना चाहिए। तो 3 नंबर आपका
आंसर होगा, जो क्रॉस किया हुआ वही आपका आंसर होगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना संचारवादी सिद्धांत में निम्न में किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? देखिए, जहां भी आया ना लेव वाइगोत्स्की, तो सांस्कृतिक शब्द की चर्चा होगी, लेकिन इसने लिखा है सहकर्मी सहयोगिता, ये ठीक है। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप क्यों? संस्कृति का तो बहुत हस्तक्षेप होता है। रट के याद करने पर बल, यह भी गलत होगा। गैर संदर्भित इररिलेवेंट करिकुलम या सिलेबस, ये भी गलत होगा। देखिए, पीयर कोलैबोरेशन, निश्चित तौर पे जो उनके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे बच्चों के, वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं सीखने सिखाने में। और लेव वाइगोत्स्की ने तो कहा ही है कि बच्चे समाज के सापेक्ष सीखते हैं, संस्कृति के सापेक्ष सीखते हैं। बच्चे जिस पृष्ठभूमि के होंगे सामाजिक रूप में, वे एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, सिखा सकेंगे। तो ये उसके थ्योरी के हिसाब से सटीक बैठ रहा है। सांस्कृतिक उपकरणों का हम क्या कर रहे हैं ना, असहयोग कर रहे हैं, नॉन इंटरफेरेंस। जब उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा तो बच्चे सामाजिकता के रूप से सीख ही नहीं पाएंगे, ये गलत है। रट के याद करना ऐसे भी गलत है। और गैर संदर्भ अर्थात इरिलीवेंट, रिलीवेंट नहीं, इरिलीवेंट करिकुलम, जो बच्चों के लिए जरूरी है, उपयोगी, हम उसका यूज करेंगे, ना कि उसका यूज करेंगे जो उसके लिए रिलेवेंट ही ना हो। आपके आंसर हो जाएंगे 1 नंबर सहकर्मी सहयोगिता, सहयोगिता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने के लिए चाहिए। कठोर नियंत्रण की बात बेईमानी है। अधिगम केवल कक्षा में ही, अधिगम केवल कक्षा में ही क्यों भाई? अधिगम तो कक्षा से बाहर भी होती है, गैर शैक्षिक कार्यों से बच्चे सीखते हैं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे यूं ही नहीं आते हैं क्लास में, बाहर से कुछ न कुछ वो सीख करके आते हैं, अपने साथ कुछ अनुभव को बटोर करके लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, ये भी गलत है। ड्रिल हो गया एक तरह से प्रैक्टिस करना, और अभ्यास भी ड्रिल। जैसे इलेक्शन वगैरह में मॉक ड्रिल होता है या किसी अभ्यास का मॉक ड्रिल होता है, एक तरह से प्रैक्टिस सेशन होता है वो। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा? इमिटेशन कर रहा है, नकल कर रहा है, नया कुछ भी नहीं बना रहा है, वो कुछ भी नया नहीं बना रहा है। इसलिए ड्रिल और अभ्यास ये पॉजिटिव चीजें नहीं है। सार्थक अनुभव तो होगा ही नहीं, ना ही सार्थक अधिगम होगा इसमें। अब है, आइए क्वेश्चन के कीवर्ड पर गौर करते हैं। प्रगतिवादी कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लास, जहां बच्चा रोज नया कुछ सीखने को मिले, जहां बच्चे को क्लास का पैटर्न सीसीएल हो, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो, और शिक्षक केवल सहयोगकर्ता की भूमिका में हो, फैसिलिटी प्रोवाइडर हो, इतनी बातें होंगी, और किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं। कुल मिलाकर के समावेशी कक्षा के जैसा, उससे मिलता जुलता माहौल होगा, और रोज कुछ न कुछ सक्रिय रूप से सीखने पर बल दिया जाएगा। यही होगा प्रगतिवादी कक्षा का पैटर्न। और इस प्रगतिवादी कक्षा को जो लाया गया था ना, वो जॉन डीवी के द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध समृद्ध अनुभव लाते। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए, बुद्धि एकल इकाई नहीं है, ये कोई सिंगल यूनिट नहीं है, ये मल्टी यूनिट है, मल्टी डायमेंशन है। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। हमने आपको उस रोज भी कहा था P2, L2, MBS और प्लस 3 एक्स्ट्रा। इसका डिटेल फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दिया है बुद्धि के संदर्भ में, जीन पियाजे ने नहीं दिया है। हॉवर्ड गार्डनर का ही है ये, वाइगोत्स्की का नहीं है। कोलबर्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, और लॉरेंस कोलबर्ट का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बट एट द बेसिस ऑफ
सोशियो एंड कल्चर। तो आपके आंसर हो जाएंगे जीन पियाजे। बहुबुद्धि का सिद्धांत कि बुद्धि जो है कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों से मिलकर बना है। हर कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह थ्योरी दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। आते हैं अगले क्वेश्चंस 12 नंबर की ओर। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के खिलौनों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? देखिए, तो जेंडर की बात हो गई ना, कह रहा है कि लड़के जो है ना, लड़के खिलौनों से नहीं खेलते हैं। आई मीन ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई, भेदभाव की बात हो गई। भेदभाव की बात ही शुरू हुई है और ये स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता, ये कंजर्वेशन की बात कर दी गई। बच्चे के दिमाग में सोच को इतना फिक्स कर दिया गया, इतना फिक्स कर दिया गया, उसने जेंडर के बेसिस पे अंतर करना शुरू कर दिया कि खिलौना है तो लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। अर्थात उसके विचार को कंजर्व कर दिया गया। जेंडर प्रासंगिकता नहीं, जेंडर भेदभाव है, बट उससे ज्यादा ये रूढ़िवादिता का मामला है और जेंडर स्थिरता की बात भी थोड़ी सी फिक्स किया जा रहा है। बट आपके जो अप्रोप्रिएट आंसर होंगे जेंडर रूढ़िवादिता होगा इसमें, क्योंकि विचार को संकीर्ण किया जा रहा है, नैरो विचार को यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आई होप कि आप उसको कंसीडर कर लेंगे सही के रूप में। अ टीचर फैसिलिटेट्स and supports her student to work on multiple drafts for an essay over a period of 1 month if she considers all the draft of each student as well the process of working on the same, which kind of assessment is she using? देखिए क्या कर रही है, कुछ चीजों पे गौर करिए। दो तरह का असेसमेंट होंगे, एक समेटिव असेसमेंट होंगे और एक फॉर्मेटिव होंगे। दो असेसमेंट होते हैं, एक योगात्मक होता है और एक होता है रचनात्मक। मुख्यतः दो होते हैं। तीसरा आएगा रिमेडियल आएगा, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। कि एक निबंध प्रतियोगिता दिया जा रहा है, ऐसे कंपटीशन दिया जा रहा है, कंपटीशन नहीं है, ड्राफ्ट दिया जा रहा है। कंपटीशन की चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। मान्यता देता है। निश्चित तौर पे प्रत्येक ड्राफ्ट पर वो टीचर ध्यान दे रही है, प्रत्येक ड्राफ्ट पे कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बच्चों को लगातार कुछ न कुछ सिखाने की प्रक्रिया से गुजर रही है, एक प्रोसेस से गुजर रही है। ये लास्ट प्रोडक्ट की चर्चा नहीं कर रही है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? एक लास्ट प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद की बात करता है। जबकि फॉर्मेटिव इस असेसमेंट में फॉर्मेशन हो रहा होता है, निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है। बच्चे में जो गलतियां होती हैं उसको हम सुधारते रहते हैं, उसकी त्रुटियों को यथासंभव दूर करने की कोशिश होती रहती है। तो निश्चित तौर पे यह रचनात्मक आकलन होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव नहीं होगा। मानक बिल्कुल नहीं, मानक मतलब एक ही पैटर्न पे सब, या मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड, ये भी नहीं होगा। आपके आंसर हो जाएंगे रचनात्मक या फॉर्मेटिव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक बहुभाषीय कक्षा जहां कई तरह की भाषाओं को बोला जाता हो, ना कि पढ़ाया जाता हो। याद रखिएगा, बहुभाषीय कक्षा का मतलब होता है कई भाषाओं के प्रयोग वाली कक्षा, ना कि कई भाषाओं को पढ़ाई जाने वाली कक्षा। यह संभव भी नहीं है कि एक क्लास में कई भाषाओं को हम पढ़ा सके। हाँ, यह संभव है, कई भाषाओं को हम स्थान देंगे, जगह देंगे, जो बच्चे अपने साथ अपने परिवेश से लाते हैं।
वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करता है? बिल्कुल नहीं भाई मेरे, अभी मैंने कहा प्रोत्साहित करेगा। ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करेगा, ऐसा क्यों करेंगे? प्रमुख भाषा को स्वीकार करेंगे, ये भी निगेटिव वर्ड है। हम सभी भाषाओं को स्वीकार और सम्मान करेंगे। भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस लानी चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में। और विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों के पसंद अनुसार भाषा की अनुमति देनी चाहिए, बिल्कुल। भाषा की विविधता के बारे में अवेयरनेस लाइए और स्टूडेंट की जो पसंदगी हो भाषा के संदर्भ में हम उसको अलाउ करेंगे, अर्थात उसको हम सम्मान देंगे। एक लक्ष्यांक भाषा, एक टारगेटेड लैंग्वेज जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा, अवहेलना करना, इग्नोर करना, क्यों भाई ऐसा क्यों करेंगे? हम एक भाषा को लक्ष्य क्यों बनाएंगे? हम सभी भाषाओं को बराबर सम्मान देंगे। बहुभाषाई कक्षा है ना, बच्चे स्वतंत्र रूप से बोलेंगे सारी भाषाओं को। हाँ, किसी एक भाषा के मार्फत हम सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन बच्चे अपने साथ जिस भाषा को ला रहे हैं उन भाषा को भी हम जगह देंगे, सम्मान देंगे और उसे कक्षा में शामिल करेंगे। यह बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेप 2020 के अनुसार, यहां दमसा होना चाहिए था, शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित करना चाहिए। बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, पूर्व निर्धारित विषय, ऐसा क्यों? केवल पूर्व निर्धारित विषय पर ही केंद्रित क्यों करेंगे? और जो भविष्य के लिए उपयोगी चीजें होंगी उसके लिए क्यों नहीं? वर्तमान में जो रन कर रही हैं उसके लिए क्यों नहीं? तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके वर्तमान को बेहतर करे ही करे, साथ ही भविष्य की खूबसूरत नींव भी डाल दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तो यह विकल्प आपका गलत हो रहा है। समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। हाँ, समस्या समाधान पर बिल्कुल, ये फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या है उसके समाधान पर ये सेंटर्ड होनी चाहिए, ये सही है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, इसको समझ लीजिए। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के गुण और अवगुण दोनों के बारे में बहुत बारीक तरीके से सोचना। गुण को भी देखेंगे, अवगुण को भी देखेंगे, दोनों को जब देखेंगे तो यह कहलाएगा क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन। टू थिंक अबाउट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एलिमेंट्स इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। तो यह तो अच्छी बात है कि हम क्या कर रहे हैं ना, अपसारे चिंतन कर रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। यह भी सही है कि ये कुछ न कुछ इन्वेंशन करे, कुछ न कुछ इंक्वायरी करे, डिस्कवरी करे। नए नए ज्ञान को शामिल करने के लिए हमें खोज की प्रवृत्ति से या सक्रियता के रास्ते से गुजारनी होगी, जिन्हें बच्चों को। इसलिए यह विकल्प भी आपका सही है। तो 2, 3, 4, एक में 2, 3, 4 इसी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 15 का 1 नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चे से ही उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, हमेशा अपनी पसंद के ही बच्चे से उत्तर पूछ लेती है। आप खुद सोचिए, क्या शिक्षिका उचित कर रही है? नहीं ना, यह न्यायोचित नहीं है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। बिल्कुल उसके पास अच्छा कौशल नहीं है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करती, बिल्कुल ऐसा कर रही है या कर रहे हैं जो भी हैं वो। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली, बिल्कुल नहीं। आप तो कुछ बच्चे को चुन रहे हैं जो बेहतर हैं या जो बेस्ट हैं, उसको चुन रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं। 16 का 3 होगा। आते हैं 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन पे। गुणज व्यय कल्य अर्थात डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया में क्या चीजें होती हैं? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। भाई उसको पहले से ऐसे ही उसका जोड़ घटाव गुना कमजोर है, गणित के क्वेश्चन ठीक से वो नहीं कर पा रहा है।
आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाध्यताएं निश्चित करना, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट। जो मैथ के कुछ एप्स आते हैं या जो विजुअल कैलकुलेटर्स हैं जिसे हम देख करके कर सकते हैं, ये देना होगा। जिसे कि प्रॉब्लम है डिस्कैलकुलिया का, ये तो सही है, कैलकुलेटर की मदद से वो आसानी से जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेगा। मैथ के एप्स भी उसे गणित बनाने में मदद करेंगे। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। इंक्लूड एडिशनल कंटेक्स्ट टू ओवर शैडो रिलेवेंट इन टेक्स्ट कंटेक्स्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत सिर्फ हो जाए, ये तो बहुत गलत बात होगी। एक तो बच्चा पहले से प्रॉब्लम में है, डिस्कैलकुलिया प्रॉब्लम, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आप कवर्ड करने के लिए एडिशनल चीज दे रहे हैं, नहीं, ये होना चाहिए, ये उसको मदद करेगा। यदि आप कैलकुलेटर देते हैं या मैथ के एप्स संबंधी कुछ चीजें देते हैं तो ये मददगार साबित होगा। 17 का 2 नंबर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए विजुअली चैलेंज्ड है बच्चा, कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। देखिए, जो विजुअली चैलेंज्ड है वह देख तो सकता नहीं है, वह छू करके ही या सुन करके ही काम करेगा। तो टेक्टाइल ग्लोब, स्पर्शिक ग्लोब, जो छू सकता है, ये सही है। छोटे अक्षर वाले पुस्तक, उसको ऐसे ही नहीं दिखता है भाई, और आपने अक्षर को छोटा कर रखा है, ये गलत हो जाएगा। दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग, अर्थात स्क्रीन को आप टच करके क्या कर सकते हैं ना, आप पढ़ सकते हैं, ये होना चाहिए। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ब्रेली बुक्स, ये भी होना चाहिए। ये सब विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि बुक्स विद स्मॉल प्रिंट ऐसे भी दिखता नहीं और भी किसी काम का नहीं होगा, तो ये लाभदायक नहीं होगा, छोटे अक्षर वाली पुस्तकें। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें, रिटन मटेरियल और ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, यह उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प जो आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथड्स होंगे, तो विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल सही, जिसको जो प्रॉब्लम होगा, जैसे कुछ पठन विकार होता है, डिस्लेक्सिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, और भी चीजें जो होती है, डिस्प्रैक्सिया होती हैं। तो ए भी सही है और बी भी सही है। ए क्यों सही है कि आप लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक दे रहे हैं, तो जिसको सुनने में जिसको देखने में परेशानी है, सुन करके काम चला लेगा। रिटन मटेरियल भी है और ये ऑडियो एड्स भी है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यही आंसर हो जाएगा आपका 19 का 1। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। एक सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड, मतलब जो नया करे, कुछ ना कुछ नया करता रहे, वह किस किस गुण से मौजूद होगा। आप सारे चिंतन, बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा उसके पास, एक पॉइंट को कई एंगल से सोचेगा। अभिसारी चिंतन नहीं, अभिसारी चिंतन उसको संकीर्ण सोच का बनाता है। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अर्थात इमेजिन कर करके सोचना, ये बेहतर चीज है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स। देखिए, कुछ नई चीजें बना पाए, कब बना पाएगा वो, जब उसके पास अपसारी चिंतन होगा। इसी का मतलब होता है, सृजन का मतलब ही होता है जन्म देना, नया नया बना लेना। तो ये 4 नंबर भी सही है, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 1 3 4, 1 3 4 आपके विकल्प 3 में है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविधों का प्रयोग करना चाहिए, विविध तरीका होना चाहिए, यहाँ पे का प्रयोग करना चाहिए। और आपके जो रीजनिंग है, जो उसके लिए तर्क दिया गया है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आईक्यू और ईक्यू के होते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होगी वो भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ होगी। जब हम एक ही तरीके के आकलन का प्रयोग करेंगे तो संभव है बच्चे का हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाए,
इसके लिए हमें अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो कथन जो आपका ए है यह सही है। अब बी कह रहा है कि एक कक्षा में, सॉरी आर कह रहा है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नहीं निर्धारित किया जा सकता है। सही बात है कि ए और सारे बच्चों के जो मूल्यांकन के तरीके होंगे उसको केवल पेपर पेंसिल, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता, सक्सेस और अनसक्सेस को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो यह भी तो सही हो रहा है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा, ये तो सही बात कह रहा है कि केवल पेपर पेंसिल से आप पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। ए और दोनों सही है, क्वेश्चन के प्रिंट के हिसाब से ये दोनों सही है। किसी संप्रत्यय यानी कंसेप्ट, अवधारणा, किसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? देखिए क्या कर रही है ना, उदाहरण प्रस्तुत करती है पहले, उसके बाद उदाहरण एकत्रित, नियम निर्धारण बाद में। अर्थात एग्जाम्पल पहले, उदाहरण से नियम की ओर बच्चा जा रहा है। तो फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल जबकि बात हो तो हो जाता है आगमनात्मक। याद रखिए, निगमनात्मक कैसे याद रखेंगे? नौ से नियम, नौ से निगमन होता है। नियम से उदाहरण जाएंगे तो निगमनात्मक होगा, और इसका अपोजिट, उदाहरण से जब नियम की ओर जाएंगे तो आगमनात्मक होगा। तो आंसर हो जाएगा आगमनात्मक, यानी इंडक्टिव हो जाएगा, डिडक्टिव नहीं होगा, अनुकरणात्मक नहीं, कॉम्पिटिटिव भी नहीं होगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कक्षा नियम में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? टू गेन cooperation of students in classroom management, a teacher should स्वयं ही कठोर और अटल नियम, कभी भी एनसीएफ या नेप कठोर और अटल नियम की बात नहीं करता है। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत, हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम को गार्जियन के पास बार बार नहीं कहेंगे, कोशिश करेंगे खुद उसको हम सोल्व कर सकें। मापदंडों का पालन ना करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, आलोचना, क्रिटिसाइज नहीं भाई, हम सिखाएंगे उसे। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। देखिए, किसी भी चीज को जब हम लागू करना चाह रहे हैं ना, तो बच्चों से उसकी राय ले लें और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की सलाह दें, तो बच्चा खुद ब खुद उसको करना शुरू कर देगा। जब उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं तब परेशानी होती है। इसलिए आपके विकल्प 4 सही होंगे। हम जब कॉपरेशन चाहते हैं स्टूडेंट का मैनेजमेंट के सेक्टर में या किसी भी चीज के लिए, तो उसको स्टेबल करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता को हम शामिल करेंगे, तो बच्चे इजीली उसे फॉलो करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बच्चा अधिगम कब कर पाएगा? खेल में, बिल्कुल। घर में अधिगम, कुछ न कुछ सीखता नेचुरली। कक्षा कक्ष में, तीनों विकल्प आपके सही हैं। अधिगम मतलब सीखना परमानेंटली, तो बच्चा कुछ न कुछ सीखता है तीनों जगह, इसलिए आपके 1, 2, 3 तीनों विकल्प सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए कौन इफेक्टफुल या इंपैक्टफुल नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जब स्टूडेंट को इंकरेज करेंगे डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, और वो भी बेहतर तरीके से, तो ये बातें अच्छी बातें होंगी। जबकि आपको चुनना है निगेटिव। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न के लिए प्रोत्साहित करना। विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जब आप बच्चे को कहते हैं तो ये अच्छी चीजें होती है, ना कि निगेटिव चीजें होती हैं। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टीचिंग मटेरियल्स जब प्रोवाइड करते हैं, ये भी बच्चों के लिए अच्छी बातें होती है। हर समस्या के लिए एक ही जैसी, यानी फिक्स प्रोसेस की जब बात करते हैं, वो पहले से फिक्स हो, और स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम मेथड नहीं, पहले से फिक्स और चरण
स्टेप बाय स्टेप वाली प्रोसेस करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, इसके अनुकूलित हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। हमें फिक्स चीजों को लेकर के आगे नहीं बढ़नी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्न में से कौन सा संरचनावादी कक्षा, विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। संरचनावादी, जहां ज्ञान का नए तरीके से विकास हो, क्लासिशियल हो, लोकतांत्रिक हो, बच्चों को करने का मौका मिले, बच्चे सक्रिय हो, शिक्षक सहयोगकर्ता की भूमिका में हो, ये सारी रचना, ये सारी बातें होती है, लक्षण कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को निष्क्रिय, हमने अभी कहा तुरंत सक्रिय होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत मशीनरी तरीके से याद करेंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, अपना कुछ नहीं बना पाएगा। वो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जब प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता है क्वेश्चन क्वेरी के लिए, तो बच्चे कैसे बेहतर करेंगे, ये गलत होगा। कक्ष में बच्चों के अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। आप बच्चों के एक्सपीरियंस को नए नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करिए, तो बच्चे इन्वॉल्व भी होंगे और बच्चे नए नए ज्ञान को सीखेंगे भी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, बाधक है? ये कौन सा ऑब्स्टिकल है? त्रुटियों अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल, त्रुटियां वही करेंगे जो रोज रोज सीखेंगे। ये अवरोधक नहीं है, एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक है। क्यों भाई, ये सेमफुल वर्ड क्यों होगा? ये बिल्कुल गलत है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। हाँ, बिल्कुल सही है कि एरर्स प्रोवाइड इनसाइटिंग टू द गैप्स इन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। बच्चा किसी कंसेप्ट को कितना समझ पाया है, कितना गैप है उसको समझने में, इसकी जानकारी प्रोवाइड करता है कौन? एरर्स। ये सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है कि अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना, उसे डांट का भय ना हो और त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये भी सही है। भय मुक्त वातावरण में गलती करे तभी तो बच्चा सीख सकेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका जो निगेटिव है वो निगेटिव है, 2 नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। हम धीरे धीरे आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। 28 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा 2 प्रकार का, याद रखिएगा। मोटिवेशन, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। बाह्य में कोई न कोई पुरस्कार होगा, प्राइज, कोई इनाम होगा, गिफ्ट, कोई वस्तु होगी, अप्रिसिएशन, बड़ाई होगी। आंतरिक में बच्चा स्वयं अपने आप को प्रेरित करेगा, खुद ही खुद अवेयरनेस होगा, जागरूक होगा, ये चीजें होंगी। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की जानकारी लेता है। ये तो बाह्य कह रहा है ना, इसमें अपने अधिगम को मजबूत करने के लिए सहारा ले रहा है। सेल्फ इंस्पिरेशन है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन है। नकद इनाम, मैं इसको मिटा रहा हूं, आई थिंक कि आप शायद इसको समझ चुके होंगे। नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। यहां क्या कर रहा है वो? ये नकद इनाम पा रहा है, नकद अर्थात कैश प्राइज चाह रहा है वो। तो ये बाह्य यही हो गया। सितारा अपने स्व संतोषण, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है यहां पे, तो ये आंतरिक हो गया। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ये इंटरनल मोटिवेशन होगा। तो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होगा ये नकद इनाम, हमने कहा ना, पुरस्कार, इनाम, वस्तु वगैरह वगैरह बाहरी होता है। तो 28 का 2 नंबर आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कोविड-19 महामारी के दौरान, अभी जो आया था एपिडेमिक, तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है?
प्रतियोगिता में संज्ञान, उसमें कोई कंपटीशन नहीं था। हाँ, संज्ञान की बात थी, आधा सही है आधा गलत है। संज्ञान और संवेग दोनों चीजें थी, अनुवांशिकता नहीं, निष्पादन सॉल्यूशन था, अनुवांशिकता और वातावरण। देखिए, एक तो संज्ञान था उसमें, यानी किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, नकारात्मक रूप से, निगेटिव वे में किसको किसको प्रभावित किया, आपके संज्ञान को। आपकी जो इंटेलिजेंसी थी वो संकीर्ण हो गई, और जो आपका इमोशन था वो भी इम्बैलेंस्ड हो गया। कोविड-19 ने, इस एपिडेमिक ने आपके कॉग्निशन को और आपके इंटेलिजेंस को, दोनों को नेगेटिव रूप में इंपैक्टेड कर दिया, क्योंकि इससे आप काफी डर गए, सहम गए, और आप अपने जो आपका जो डोमेन था कॉग्निशन का, आप उसका यूज नहीं कर पाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए नहीं किया जा रहा है। ऐसे भी संज्ञान क्या होता है, संज्ञान चिंतन को जन्म देता है, तार्किकता को जन्म देता है। वहां तार्किकता और चिंतन दोनों क्या हो रहे थे, निष्प्रभावी हो रहे थे। और जब चिंतन सीमित हो जाए तो संवेग भी असंतुलित हो जाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा संज्ञान और संवेग। आते हैं आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है, सार्थक और प्रभावशाली। लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इज मेजरली। क्या होगा जब मुख्य रूप से शिक्षक निर्देश देगा तो अधिक प्रभावशाली कैसे होगा, सहपाठियों द्वारा निर्देशित होगा, बट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। बच्चे जैसे कहेंगे उसके मित्र वैसे करेंगे, बहुत अधिक तो नहीं होगा। बुक ओरिएंटेड, पाठ पुस्तक बेस्ड होगा, इसमें बहुत नहीं होगा। स्वनिर्देशित, अभी हमने आपको कहा था कि दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जब बच्चा खुद को रेगुलेट खुद के लिए करे, खुद से करे, तो वहां पर किसी और को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं हो जाती है। बच्चा इसे बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, और यही आपका आंसर होगा स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ रेगुलेटेड। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए आपको सेल्फ रेगुलेटेड होना होगा। ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं, ताकि रोज रोज एक बेटरमेंट की ओर हम लोग जा सकें। आपके कमेंट्स हमें निश्चित तौर पे प्रेरित करेंगे कि हम आपके कंटेंट को और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद इस सेशन के लिए। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू।